Assalamualaikum students, my name is Mamoona Mahmood and today we will discuss about DNA library. What is DNA library? DNA library basically DNA library is the collection of genes. जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाइब्रेरी हम किसको कहते हैं? लाइब्रेरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स। सेम इसी तरह ही जीन्स डीएनए क्या होता है, नाम से ज़ाहिर है। डीएनए लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स नहीं, जो हमें डिज़ायर जीन चाहिए होती है उसी की कलेक्शन होती है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको स्टडी करने के लिए। हमें जीन या डीएनए के ऊपर स्टडी करना होता है, इसलिए हमें कलेक्शन चाहिए होती है जीन्स की। ठीक है। अच्छा, अब ये कलेक्शन ऑफ जीन्स हमने सेव कैसे करनी होती है, ये बनती कैसे है या महफूज कैसे की जाती है इसकी कलेक्शन, तो ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ जो जीन्स होती है वो किस में हम सेव करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में उन जीन्स को पुट करके हम सेव करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आज हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम बाद में पेट्री डिश या किसी भी मीडिया में इसको सेव कर लेते हैं। बेसिकली डीएनए लाइब्रेरी की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो टाइप होती है वो होती है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। ओके, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, उसके इधर डीएनए आता है तो आप मेंशन कर लीजिएगा जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। उसके बाद सी डीएनए लाइब्रेरी। सेकंड टाइप कौन सी है? सी डीएनए लाइब्रेरी। पहले हम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है? जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में हम सिंपल क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज़म के सेल में से डीएनए उठाते हैं और उसको प्लाज्मिड में पुट कर देते हैं। बाद में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म में ग्रो करवा के तो पेट्री डिश में सेव कर लेते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। देखते हैं हमने ये किसी भी ऑर्गेनिज़म का सेल लिया, उसके बाद इसके अंदर से हमने क्या निकाला जी? डीएनए। डीएनए आपको पता है लार्ज स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है इस तरह। तो हमने इसका एक डीएनए फ्रैगमेंट लिया, हमने इसमें से एक डीएनए निकालना है। डीएनए का एक टुकड़ा, एक पीस निकालना है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। डीएनए हमने लिया, बाद में हमने क्या करना है जी? इसको एक प्लाज्मिड में पुट कर देना है। अच्छा, तो ये डीएनए के हमने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाए, इसको टुकड़ों में तोड़ा, बाद में हमने इसको प्लाज्मिड में पुट करना है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक वेक्टर होता है जिसमें हम क्या करेंगे जी? डीएनए के फ्रैगमेंट को पुट करेंगे। लेकिन वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि पहले हम प्लाज्मिड को क्या करेंगे? एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। क्या होता है? एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जिससे हम प्लाज्मिड को कट डाउन करते हैं, प्लाज्मिड को तोड़ते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर जो हमारे पास खाली गैप बच जाता है ना, उसके अंदर हम डीएनए फ्रैगमेंट को पुट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। सो इधर मैं मेंशन कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे, इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इस तरह कट लगा देंगे। इतना बन जाएगा ये प्लाज्मिड। पहले सर्कल की फॉर्म में था ना, तो अब ये इसके अंदर से हमने इसको कट लगा दिया। किसके ज़रिए? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ज़रिए। ठीक है, ये एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके आपने नाम लाजमी याद करने हैं सब एंजाइम्स के। उसके बाद इसी डीएनए फ्रैगमेंट को हमने उठाया और इसमें पुट कर दिया। ये मैं सिंपल सी डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं मैं ड्रॉ कर रही या कोई मुश्किल या कोई बड़ी सी, मैं अपनी जो मुझे इजी लगा मैंने अपनी वर्डिंग में या अपनी आसानी के लिए वो पुट कर दी। ठीक है, ये अब इस तरह होना है कि हमने डीएनए फ्रैगमेंट को किस में पुट कर देना है? किसी भी प्लाज्मिड में पुट कर देना, वेक्टर में। ठीक है, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म लेंगे, कोई भी एक होस्ट बैक्टीरिया सेल लेंगे, होस्ट बैक्टीरिया लेंगे, उसके अंदर इसको हम इस डीएनए को, इस प्लाज्मिड वेक्टर को पुट कर देंगे और इसकी ग्रो करवाएंगे क्लोनिंग प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, अब हमने ये लिया कोई भी होस्ट सेल, उसके अंदर इसको एंटर कर दिया। ठीक है, इस
जो प्लाज्मिड और हमने इसका कलेक्शन लिया था, प्लाज्मिड और डीएनए को अटैच करके इसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया। इस तरह क्लोनिंग प्रोसेस से इसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ हमारे पास बन जाएंगी। किसकी? होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, ये कॉपीज़ हम किस लिए तैयार करवाते हैं? ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो सके, ताकि हमें जब भी चाहिए हो हम अपना एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक जीन उठाएं, उसको हम स्टडी कर लें। हम बार बार तो नहीं ना डीएनए को निकाल के उसको ही स्टडी कर सकते, उसकी को डीएनए को निकाला और उसको स्टडी किया। इसलिए हम अब आपको समझ आई है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म में क्यों ऐड करवाते हैं, क्यों इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर ऐड करवाते हैं और क्यों इसकी कॉपीज़ तैयार करवाते हैं। इसको अपनी आसानी के लिए। बाद में हमने ये पैट्री डिश बनाई और पैट्री डिश में हमने इसको सेव कर लिया, जो कि हमारी बेसिकली लाइब्रेरी होती है। किसकी? जीन्स की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये हमारी पैट्री डिश है। ड्राइंग से आप गुजारा ही कीजिएगा और समझ लीजिएगा, बस समझ आपको मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना ही है, मेरी आसानी के लिए। जो मुझे बेहतर लगी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये हमारी है पैट्री डिश। तो हमने इसमें क्या किया? सेव कर दिया किसको? होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये डीएनए डिज़ायर जीन ऐड किया था। ठीक है, ये सारे मैं नेम मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको समझ आ सके। ठीक है, ये प्लाज्मिड है और ये जो हमने डीएनए फ्रैगमेंट उसके अंदर ऐड किया था, जो हमने उसके साथ अटैच करवाया था। ये सारा तो हो गया जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद हम स्टडी करेंगे cDNA लाइब्रेरी। ओके, व्हाट इज़ cDNA लाइब्रेरी? cDNA लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं जी? सेम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी वाला प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि सबसे पहले हम इसका cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार करवाते हैं। कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना के बाद में हम इसको सेम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी की तरह ही उसके अंदर प्लाज्मिड में ऐड करेंगे। प्लाज्मिड के बाद होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, उसके बाद पैट्री डिश में, सो ऑन। इसका सेम आगे वही प्रोसीजर है, लेकिन पहले ये है कि हमने cDNA तैयार करना है। और ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने इसलिए तैयार करवाया कि पहले जो था हमें वो भी फ्रैगमेंट्स या वो भी जीन्स मिल जाती थी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, जो कि जिसके ऊपर जेनेटिक कोड नहीं था, हमें वो वाले भी जो हमारी डिज़ायर जीन्स में थे वो भी आ जाते थे। इसलिए इस मुश्किल से जो मुश्किल पेश आती थी, इससे बचने के लिए हमने क्या किया जी? कम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार किया। ये मैंने सबसे पहले छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि डीएनए से कैसे कम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बनाते हैं। अब आगे फर्दर मैं इसी ही डायग्राम को डिटेल में बताऊंगी, इसी ही एग्ज़ाम्पल को, इसी ही पिक्चर को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। ओके, ये हमने कोई भी मैसेंजर आरएनए, कोई भी नहीं, डीएनए में से हमने क्या दिया जी? मैसेंजर आरएनए। आपको पता है मैसेंजर आरएनए के एक साइड पे कैप होती है और एक साइड पे पॉली ए टेल होती है। ठीक है, आपको पता है मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है? आगे प्रोटीन उसने राइबोसोम्स को देना होता है मैसेज, और राइबोसोम ने आगे प्रोटीन तैयार करनी होती है। लेकिन इसमें ये हम करते हैं जी, इसका थोड़ा सा ऑपोजिट रिवर्स काम स्टार्ट करवा देते हैं। ट्रांसलेशन से थोड़ा ऑपोजिट काम करते हैं। उसमें तो ये था, इसकी पॉली ए टेल होती है, कैप होती है, वो प्रोटीन आके तैयार कर देता है। आगे हमने इसकी दोबारा से एक mRNA से हमने इसका डीएनए बनाना होता है। ठीक है, तो हम mRNA की जो पॉली ए टेल होती है ना, पॉली ए टेल, अब बच्चों आप सबको पता ही होगा, पॉली का मतलब मैनी और ए का मतलब एडिनिन जो प्रोटीन होती है। ठीक है, इस पॉली ए टेल का मतलब है इसके एंड पे ना, इस टेल के एंड पे बहुत ज़्यादा एडिनिन जो प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं ना, वो अटैच होती हैं। ठीक है, अब हमने इसका नेक्स्ट स्टैंड कम्प्लीमेंट्री स्टैंड तैयार करवाना है। वो कैसे तैयार करवाना है वो देखते हैं। इधर हम कोई भी प्राइमर अटैच करते हैं, इधर हम एक प्राइमर लगाते हैं जो कि क्या करता है? इस प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, सेकंड डीएनए स्ट्रैंड को स्टार्ट करता है कि कैसे बनता है। इसके सामने टी थायामीन लग जाएगी। आप सबको पता है कि ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है और यू के सामने भी ए ही आता है। ठीक है,
आप सब ने ये तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, जब इसके सामने टी लग गया, मतलब कि ये स्टार्ट हो गए बनना, क्या बनना स्टार्ट होगी, सेकंड स्ट्रैंड। अब एक हम इधर एंजाइम लाएंगे, वो कौन सा एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा जी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, वो कैसे करवाएगा, वो हमने एंजाइम अटैच करवा दिया, आगे जो नेक्स्ट सारी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना, वो इसमें अटैच करवाएगा। जब ये सारी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस ऑपोजिट साइड पे अटैच करवाएगा तो इसकी सेकंड स्ट्रैंड तैयार हो गई। कौन सी, cDNA, कम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास तैयार हो गया। लेकिन हमें जस्ट इसका सेकंड स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं चाहिए, अब हमें फ़र्स्ट वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी उसका भी हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार करवाना है, उसका भी हमने cDNA तैयार करवाना है। वो कैसे करवाते हैं, आइए देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री डीएनए इसमें हम ये करेंगे कि एक, सबसे पहले तो ये मैं cDNA ड्रॉ करती हूँ। यही मैंने पिक्चर को उठा के, यही जो मैंने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया इसको उठा के मैंने नीचे बना दिया आपकी आसानी के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम लाएंगे। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, इस ऊपर वाली स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देगा, इसको तोड़ देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन इसको सारा डाइजेस्ट नहीं करेगा, इसको पीसीज में डाइजेस्ट करेगा। इसकी एक ये कमज़ोरी होती है कि सारा डाइजेस्ट नहीं करता, इसको पीसीज में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। अच्छा जी, अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ने तो इसको कर दिया जी डाइजेस्ट। अब जो इसके अंदर जो गैप्स हैं वो हमने फिल करने हैं, और दोबारा से जो इसके पार्ट्स हैं जो बने हुए हैं इसको भी रिमूव करवाना है। तो वो कैसे करवाना है वो हम देखते हैं। रिवर्स आगे डिफरेंट पॉलीमरेज आइसोमेरेज एंजाइम्स आते हैं। वो क्या करते हैं जी, इसको जो इसके पैचेस है ना, डिफरेंट पैचेस, इसकी गैप्स को फिल करते हैं। ये देखेंगे जो पैच है ना, इसके पैच को फिल करना है इन्होंने। इधर क्या करनी है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगानी है, जिससे इसकी सेकंड cDNA स्ट्रैंड तैयार हो जाएगी। और बाकी जो ये जो पैच बचेंगे ना, ये जो पहले वाले पैचेस थे वो किसने करवाने हैं, वो किसने ब्रेक डाउन करवा के दोबारा से इसके गैप्स फिल करने हैं, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम आता है, उसने क्या करना है जी, इसके गैप्स को फिल कराना है। अच्छा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका कोडिंग पार्ट होता है ना, जो कोडिंग पार्ट होता है किसी भी डीएनए का, कोडिंग पार्ट जिसके ऊपर जेनेटिक कोड होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है जिस पे कोई जेनेटिक कोड नहीं होता, जो फालतू होते हैं पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं जी, इंट्रॉन्स। इतनी बात आपको समझ आ गई। नॉन कोडिंग एरिया इज़ कॉल्ड एज इंट्रॉन्स एंड कोडिंग एरिया इज़ कॉल्ड एक्सॉन्स। cDNA और जीनोमिक डीएनए में मेन डिफरेंस ही यही था, उसमें इंट्रॉन्स भी आ जाते थे जो कि हमें नहीं चाहिए होते थे, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट था, जेनेटिक कोड जिसके ऊपर नहीं होता वो भी एरिया हमारे पास आ जाता था। लेकिन अब हमने सिर्फ एक्सॉन्स पार्ट्स तैयार करवाने थे, तो ये सारा जब कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना उसमें सारे एक्सॉन्स ही आएंगे, इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होगा। ये मैंने ऊपर यही बताया आपको कि जो ये पहले पैचेस रह गए थे जिसको दोबारा से डाइजेस्ट करवाना था, ये एक्सॉन्स पार्ट थे, और जो हमने न्यू बनाए ना वो इंट्रॉन्स थे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो हमारे डिज़ायर डीएनए चाहिए था। जो हमें पहले वाले जीनोमिक में ये होता था, हम सारा क्रोमोसोम उठाते थे, डीएनए पुट कर देते थे प्लाज्मिड में, लेकिन इसमें हमें सिर्फ cDNA चाहिए था, जो कि जिसके ऊपर जेनेटिक कोड होता है, कोडिंग एरिया होता है, बस हमें वही चाहिए। तो ये मैंने पीछे आपको बताया है। अब ये सारा प्रोसेस आगे सेम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी जैसा ही, हम इसी डीएनए को उठाएंगे, आगे प्लाज्मिड में पुट कर देंगे, प्लाज्मिड से आगे होस्ट में आगे होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, फिर ग्रो करवा के उसकी कॉपी करा के पैटी डिश में, आगे सेम प्रोसीजर किसके जैसा है, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी जैसा ही है। ठीक है, चलिए मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से इधर ड्रॉ कर देती हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे पास जी आ गया, कौन सा, cDNA, कम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास आ गया। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री
DNA। अब हमने क्या करना है, इसको सेम पीछे की तरह जीनोमिक DNA की तरह हमने इसको एक प्लाज्मिड लिया जो कि एक वेक्टर होता है, उसको हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया। बाद में प्लाज्मिड को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया और बाद में cDNA को उसके अंदर पुट कर दिया, कम्प्लीमेंट्री DNA को उसके अंदर पुट कर दिया। और बाद में हमने क्या करना है, होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म में इसको ऐड करना है। होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर हमने इसको पुट किया, इसकी डिफरेंट कॉपीज़ तैयार की, उसको ग्रो करवाया। ठीक है, सेम जीनोमिक जैसा ही है आगे प्रोसेस। इसकी आगे कॉपीज़ हमने तैयार करवाई, ये हमारे पास आ गई इसकी कॉपीज़। आगे हमने इसको पैट्री डिश में सेव कर लेना है, इसकी लाइब्रेरी बना लेनी है। कौन सी? cDNA लाइब्रेरी। ये सारा प्रोसेस इस तरह, ये प्लाज्मिड और इसमें cDNA है। ठीक है, अच्छा cDNA इसलिए टेक्निक यूज़ की गई कि जो आपको मैंने बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ये टेक्निक ही इसलिए यूज़ की गई कि जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में हमें वो पार्ट्स भी आते थे जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, जिसके ऊपर कोई जेनेटिक कोड नहीं होता था, जिसका हमारी स्टडी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मिलती। इसलिए हमने क्या किया जी, कम्प्लीमेंट्री DNA टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हमें सिर्फ डिज़ायर जीन ही चाहिए होता है, डिज़ायर जीन ही होता है। कोई भी मसला हो जाए, कोई भी हमें किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना हो, कोई भी डिसीज़ आ जाए उसके बारे में हमने उसके बारे में स्टडी करना हो, उसका कोई ट्रीटमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, जीन को या DNA को हमने स्टडी करना हो, मेन रोल DNA को स्टडी करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस cDNA टेक्निक के ज़रिए या जीनोमिक जीन्स के ज़रिए, जीनोमिक DNA लाइब्रेरी के ज़रिए हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आगे हम जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में डिफरेंस देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है और cDNA लाइब्रेरी क्या होती है। जीनोमिक लाइब्रेरी में सेम वही जो पीछे मैंने बताया, उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में ये होता है कि जो लार्ज हमें DNA होता है ना, लार्ज DNA उठा के ना हम उस प्लाज्मिड में पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हमें इसका स्मॉल पार्ट बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री, हमने डिज़ायर DNA तैयार करना है ना, तो हम इसका स्मॉल DNA तैयार करवाते हैं। इसका इतना बड़ा पीस नहीं होता, सिर्फ स्मॉल पीस होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास डिफरेंस ये आ गया। इसका नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा होता है, इसमें नेक्स्ट इसका डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास ऑल जेनेटिक मतलब कि ऑल जीन्स आ जाती हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी होती वो भी आ जाती हैं जीन्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इंट्रॉन्स पार्ट भी आ जाते हैं। लेकिन इधर हमारे पास सिर्फ cDNA में कौन से पार्ट्स आएंगे, एक्सोन्स पार्ट्स आएंगे। ठीक है, एक्सोन्स मतलब कि जो डिज़ायर हमें जीन चाहिए सिर्फ वही आएगी। ये इसमें डिफरेंस है जीनोमिक DNA लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में। सो हम इसका नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि इसका नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है। इसमें ये होता है जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में भी किसमें ये सिमिलैरिटी पाई जाती है कि इसमें जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में और cDNA लाइब्रेरी में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ होता है। वो किस में होता है आपको पता है कि आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया कि प्लाज्मिड को कट डाउन करने के लिए, उसको कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इसका डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें जो जीनोमिक DNA लाइब्रेरी होती है उसमें हमारे पास लार्ज लार्ज बेस पेयर्स हमारे पास हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास DNA लार्ज होगा तो DNA में क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेसिस के पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास लार्ज DNA होगा तो हमारे पास बेसिस भी लार्ज होंगी, सिंपल सी बात है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका,
इसमें ये होता है कि हम पूरे का पूरा क्रोमोसोम उठाते हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ cDNA मैसेंजर RNA से हम कम्प्लीमेंट्री DNA बना देते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। वो हम खुद बनाते हैं cDNA। किससे बनाते हैं? मैसेंजर RNA से कम्प्लीमेंट्री DNA। किस प्रोसेस के ज़रिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। इसका अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंपल सा हम DNA उठाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस DNA को उठाते हैं, मतलब कि उसको सेल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बाद में प्लाज्मिड में पुट कर देते हैं और बाद में होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म में उसको उसकी कॉपीज़ तैयार करवा के उसको ग्रो करवा के बाद में पैटी डिश में सेव कर लेते हैं। लेकिन cDNA लाइब्रेरी में ये होता है कि हम इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। देखें आपके सामने डिफरेंस वाज़िया है कि जो जीनोमिक DNA लाइब्रेरी है उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा, उसमें कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, उसमें कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं आ रहा। लेकिन cDNA लाइब्रेरी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। आपको पता है मैसेंजर RNA ने आगे राइबोसोम्स को मैसेज देना होता है, उस पर कोड पुट करने होते हैं, तो बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन इसमें अपोजिट काम होता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। नेक्स्ट इसका पार्ट ये है कि जीनोमिक लाइब्रेरी में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स DNA के पार्ट दोनों ही आ जाते हैं, नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन एक्सॉन्स में सिर्फ कोडिंग पार्ट ही आएंगे, एक्सॉन्स पार्ट आएंगे जिस पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ DNA भी आ जाते हैं, जबकि cDNA में जस्ट कोडिंग पार्ट आते हैं। इसका मतलब ये एक्सॉन्स मैंने आपको बेटा पीछे भी बता दिया, cDNA लाइब्रेरी जो होती है ना वो कोडिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया, होप सो आप सबको समझ आ गया होगा डिफरेंस। मैंने पहले DNA लाइब्रेरी बताई, उसके बाद जीनोमिक DNA, उसके बाद cDNA लाइब्रेरी, उसके बाद मैंने इनका डिफरेंस बताया। होप सो आपको समझ आया होगा। और जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू है या अगर आपको समझ आई है तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ।